क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री में हमने देखा कि हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कवर किया। चैप्टर 1 में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे तो हमने आर्य समाज के बारे में पढ़ा। उसके बाद आज की बारी है नए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे तो मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 3 में हम जाति, बंधुत्व और वर्ग के बारे में समझने वाले हैं। यानी बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में, आरंभिक समाज हमारा कैसा था, किस प्रकार से वहां पर जातियां होती थी, वो कौन कौन से कार्य करती थी, जाति व्यवस्था किस प्रकार से सब में बटी हुई थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी इस चैनल पे कराई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जिसमें हम लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बातों को कवर करने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर की मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भूमिदान की प्रक्रिया आई थी, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य आया था, कौन कौन से सिक्के आए थे, तो उसी के आगे की कहानी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तन के ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरण, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ और संपत्ति के आसान वितरण में सामाजिक विषमताओं के अधिक प्रखर बनाया गया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मापदंड तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते हैं और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। रिवाजों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं। अभिलेख से हमें समाज में कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। अतः याद रखना बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ किसने लिखे हैं, क्या लिखा है और किसके लिए लिखी गई रचना है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना, तो हमने इस पैराग्राफ में देखा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की मध्य की जो राजनीतिक आर्थिक जीवन था उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। राजा के लिए परिवर्तन हुए थे, जो वहाँ की प्रजा थी उनके लिए परिवर्तन हुए थे, कृषि करने के संबंध में परिवर्तन हुए थे और साथ ही शिल्पकार में भी परिवर्तन हुए थे, व्यापारिक मार्ग उद्भव हुए थे, वहां से मार्ग में व्यापार में परिवर्तन हुए थे। इन सभी प्रकार के हमने पिछले चैप्टर्स में स्टडी की कि कौन कौन से परिवर्तन किस प्रकार से हुए थे। आगे की बात करते हैं कि भाषा का प्रयोग हुआ। इसका अब हम बात करेंगे कि हमें जो ग्रंथ मिले हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, किसके लिए लिखे गए हैं, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का सावधानी से प्रयोग करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कहते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि अगर हम इन ग्रंथों का सावधानी पूर्वक और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लिखते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें इससे के ग्रंथों के अकॉर्डिंग हम एक अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, सांस्कृतिक व्यवस्था थी, वो किस प्रकार से थी। उपमहाद्वीप में सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित करेंगे। महाभारत का नाम तो सभी ने सुना होगा, तो ये उपमहाद्वीप के सबसे प्रमुख ग्रंथों में से एक है महाभारत। हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों पर लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक रही। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले ही प्रचलित थीं। महाभारत के कुछ मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्धों का चित्रण है। तो महाभारत जो कथा है वो 2 परिवार थे, उनके बीच जो मनमुटाव युद्ध हुए उसके बारे में ये पूरी कहानी वर्णन करता है। ठीक है,
इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मापदंड तय करते हैं। यदा कदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मापदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मापदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना या इंगित करते हैं। तो जो महाभारत ग्रंथ है, हम देखते हैं उसमें कि महाभारत ग्रंथ में पूरी तरह क्या दिया हुआ है कि दो परिवार थे और उनके बीच की जो युद्ध हुए थे, उनके बीच की जो लड़ाइयाँ थी, उन सभी चीजों का महाभारत में आपको विवरण देखने को मिलेगा। महाभारत का सलोचनात्मक संस्करण। महाभारत का सलोचनात्मक मतलब कि जब हम किसी भी चीज को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो उसका सलोचनात्मक कहलाता है। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुधांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। 1919 में क्या कह रहे हैं, 1919 में 1990 में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान वी.एस. सुधांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का सलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा लिया। इससे जुड़ा क्या क्या कार्य था। आरंभ में देश में विभिन्न भागों के विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। ठीक है, परियोजना का काम कर रहे वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने के लिए तरीका ढूंढा। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग उन सभी पांडुलिपियों में पाए गए और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इन परियोजना का पूरा करने में कितने साल लग गए, यानी कितने वर्ष का समय लग गया? 47 यानी 47 वर्ष का हमें समय लग गया। इस पूरी प्रक्रिया में दो विशेष बातें उभर कर आती हैं। अब इस पूरे 47 वर्ष की कहानी में दो विशेष बातें उभर कर आती हैं। कौन कौन सी? पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी, यानी पहले जो संस्कृत के कई पाठ थे उनमें अनेक पृष्ठों में समानता देखने को मिलती है। इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उप महाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता देखने में आती है। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात स्पष्ट हुई कि वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद के भी उभर कर आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ पर पदा टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया है। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो प्रदेप उन गुण प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचारों और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहास को रूप दिया। ये संवाद द्वंद्व और मैकत्व दोनों प्रकार से चित्रित होते थे। क्लियर हुई इतनी बातें? आगे बढ़े। किसी को डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकता है कि मुझे इस पॉइंट पे या इस सब्जेक्ट में या इस पार्ट में डाउट आ रहा है, तो मैं आपके डाउट क्लियर कराऊंगी। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल हो सके। हमारा मोटो है कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मोटो है इन्फॉर्मेशन देना, उस इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानों पर विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया। यह संवाद द्वंद्व और मैकत्व दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों में पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दा का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों के सतही तौर पर समझौता कर या विश्वास करते हैं। इन ग्रंथों में जो भी कुछ लिखा है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृतिक और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अनेक परंपराओं का अध्ययन किया है। इन अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों का प्रश्न वाचक दृष्टि से भी देखा जाता है। यदा-कदा इनकी अवहेलना की जाती है। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हम इन बातों पर ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करिएगा। अब बात करते हैं बंधुता एवं विवाह। बंधुता और विवाह क्या होता है?
अनेक नियम और व्यवहार के में भिन्नता आई थी। बंधुता और विवाह में परिवार के बारे में जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं परिवारों के बारे में जानकारी। ये हम बधुआ पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। आप अपने घर से ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सभी की फैमिली एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, कुछ की फैमिली क्या होती है बहुत कि आप बहुत बात कर सकते हैं, और कुछ की फैमिली बहुत डिसिप्लिन में रखती है। कुछ की फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन कुछ की फैमिली को बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है, आपको प्रॉपर टाइम पे हर काम करना होता है। तो अलग अलग प्रकार की फैमिली उस समय भी आपको देखने को मिलती थी। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भिन्नता होती थी। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य साधनों का आपस में मिलकर बांटकर इस्तेमाल करते थे और एक साथ रहते और काम करते और अनुष्ठानों को एक साथ संपादित करते। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते थे जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो संबंधियों को जाति समूह कहा जाता है। तो जो आपके रिलेटिव होते हैं, तो आज से आप समझ लीजिए, जो आपके रिलेटिव होते हैं उन्हें जाति समूह कहा जाता है। तो बिल्कुल आपके घर में जब रिलेटिव आपको आए तो आप कहिएगा कि आप हमारे घर में जाति समूह के व्यक्ति आए हैं। ठीक है, बिल्कुल। परिवार रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। पारिवारिक रिश्ते कैसे होते हैं? नैसर्गिक और रक्त संबंधित रिश्ते माने जाते हैं, किंतु इन संबंध की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे मौसेरे होते आदि खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं माना जाता। तो जनरली क्या होता है, जब हमारे कजिन्स होते हैं, कभी कभी कुछ फैमिली में क्या होता है, कजिन्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कजिन्स के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता कि वो ऐसा लगे कि वो हमारे कजिन्स, वो हमारे एकदम रियल ब्रदर एंड सिस्टर की तरह रहते हैं। लेकिन कुछ घरों में कजिन्स का जो रोल होता है, कजिन्स की जो उपस्थिति, उनका जो स्थान होता है, वो कजिन्स की तरह ही रहता है, यानी उनको परिवार में दिखा दिया जाता है कि जो रियल ब्रदर सिस्टर हैं वो कजिन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी मिलती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों से लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इस तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। बात करते हैं पितृवंशिकता का अर्थ। पितृवंशिकता का अर्थ क्या होता है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। तो पितृवंशिका क्या कहती है? जैसे आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर उनके जो बेटे हैं आपके फादर हैं, फिर आपके फादर के बेटे आपके ब्रदर सिस्टर होंगे, फिर इन ब्रदर सिस्टर के जो बेटे होंगे क्या आपके जो रिलेटिव, जो आपका कनेक्शन होगा वो कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से एक जो पीढ़ी दर जो रिश्ते चले आते हैं, इसे हम पितृवंशिकता का कहते हैं। समझ में आया? इसमें सब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पितृवंशिकता में बहुत सिंपल है, आप अपने घर से एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे आप अपने ग्रैंडफादर, फादर, अपने ब्रदर्स को रिलेट कर सकते हैं। मातृवंशिकता का शब्द होता है हम तब करते हैं जब वंश परंपरा मान से जुड़ी होती है। तो पितृ में क्या वंश परंपरा? पितृ से यानी पिता से जुड़ी होगी, और मातृ में माता से। जैसे हमारी नानी माँ होती है, फिर हमारी माँ होती है, फिर हम हुए, फिर हमारी जो बेटी होगी वह ये जो वंश कहलाता है, मातृवंशिकता कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हुई? पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। बात करते हैं पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब हम बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बंधुओं के दौर के दो दलों, कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुआ संघर्ष चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। अब ये जो दोनों दल थे कौन कौन से? एक दल कौरवों का था, एक पांडवों का था। दोनों का दल कौन था? कुरु था। जो पांडवों का दल था और कौरवों का दल, दोनों का दल कुरु वंश था, जिनका संबंध एक जनपद पर था।
यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हो गया जिससे पांडव की विजय हुई थी। तो इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? पांडव की विजय हुई थी और जो हारे थे वो कौरव थे। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता का महाकाव्य की रचना से पहले मौजूद महाभारत की मुख्य कथा वस्तु में इस आदर्श को सुदृढ़ किया गया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकता था। ठीक है, अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली के अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में भिन्नता भी थी। कभी पुत्र न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। जब किसी भी व्यक्ति के उस पुत्र नहीं होता था, उसका तो उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, जो उस व्यक्ति का भाई होता था तो वो भाई वहां पर उत्तराधिकारी बन जाता था। कभी बंधुत्व बांधव सिंहासन पर अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त की पुत्री थी, जिसके बारे में भूमिदान के बारे में हमें जानकारी मिलती है, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, सत्ता का उपभोग करती हैं। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। उत्तम पुत्रों का प्रजनन क्या होता है, चलिए समझते हैं। यहाँ ऋग्वेद में एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में संभवतः 1000 ईसा पूर्व से जोड़ा गया। विवाह संस्करण के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहां से नहीं। मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र से के आग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता हैं। यहाँ और वहां से तात्पर्य पिता और पति से के ग्रह से है। ठीक है, यानी जब आपको पता है कि जब एक शादी होती है, किसी भी लड़की की शादी होती है, तो वो अपने पिता के घर से अपने पति के घर जाती है। तो यहाँ पर पिता का घर और पति के घर इसी को मेंशन किया गया है। क्लियर हुई इतनी बातें? कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और आपके लिए ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव था मुझे ये भी लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी इस चैप्टर के 5 सेकंड के साथ। तब तक के लिए इस चैप्टर को रिवीजन करिए, साथ ही प्रीवियस जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, उसको भी रिवीजन करिए। तब तक के लिए इस पूरे चैप्टर को रिवीजन करने के साथ आप कुछ चीजों को नोट डाउन जो किए होंगे लेक्चर के ड्यूरेशन में, उनको भी आप पॉइंट टू पॉइंट लर्न कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए तरीके के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।